सर। जी आइए। सर नमस्ते, टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप प्रियांशी? यस सर। प्रियांशी, आप हिंदी में सहज हैं, कंफर्टेबल Yes, sir, हैं? हिंदी ही आपका चुना हुआ माध्यम है इंटरव्यू के लिए? यस सर। और फिलहाल आप लेखपाल के पद पर हैं। आपकी रुचियां और शौक क्या हैं? सर मुझे वेस्ट चीज़ों से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना पसंद है। वेस्ट। अच्छा, आप फिलहाल रेवेन्यू लेखपाल हैं, लेखपाल के पद में हैं। क्या आप मुझे राजस्व विभाग का पूरा ढांचा बता सकती हैं? लेखपाल से लेकर शुरू कीजिए और डीएम तक जाइए। सर लेखपाल सबसे जमीनी स्तर पर होता है, उसके ऊपर कानूनगो होते हैं। एक कानूनगो के अंडर में कई सारे लेखपाल होते हैं और कई कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार और तहसीलदार का स्तर होता है और उनके ऊपर एसडीएम होते हैं, उप जिलाधिकारी, जो तहसील स्तर के प्रमुख होते हैं। और सारी तहसीलों के जो प्रमुख होते हैं जिलाधिकारी होते हैं, उनके अंडर में कई सारे जितनी भी तहसीलें होती हैं उनके उप जिलाधिकारी आते हैं। तो फिलहाल आप बस्ती जिले में? यस सर। मुझे बताइए कि बस्ती जिले में कौन कौन सी तहसील है? सर बस्ती जिले में 4 तहसीलें हैं, बस्ती सदर, हरैया, भानपुर और उधौली। मुझे बताइए कि जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसमें शुरुआत में ये दावा किया गया था कि कंप्यूटराइजेशन जो होगा रिकॉर्ड्स का, उससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन जो ग्रामीण नागरिक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। पहले तो फिर भी आसान था कि पटवारी को एक बार मना लिया जाए और कुछ पैसा दे दिया जाए तो काम होकर आ जाता था। अब तो इसमें और चरण बन गए हैं। और आपको क्या लगता है, क्या कंप्यूटराइजेशन और ट्रांसपेरेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में असफल हो गए हैं या कहीं कोई और कमी? सर असफल नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है कि कंप्यूटराइजेशन के बाद पारदर्शिता बढ़ी है। और जहां अगर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि कंप्यूटराइजेशन होने के बाद हमारी चूंकि लिटरेसी रेट तो बढ़ी नहीं है, वो उतनी ही है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का दर और कम है। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, कैसे मतलब कोई फॉर्म फिल करना है अगर तो कैसे होगा, क्या होगा। तो इसकी वजह से उनकी अज्ञानता का कई फायदा उठाया जा सकता है कई लोगों द्वारा, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, काफ़ी हद तक ये सफल रहा है कंप्यूटराइजेशन। प्रश्न आपसे, पानीपत में मराठों की हार हुई, मराठों की हार में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका थी? सर मराठा जो थे वो दक्कन प्रदेश के थे और वो पानीपत जो क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्र था। दक्कन प्रदेश का होने की वजह से उनमें जो छापामार युद्ध पद्धति होती है उसमें वो प्रवीण थे, लेकिन मैदानी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए वो उतने पारंगत नहीं थे। और कोई? सर भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ही रीजन थे, युद्ध जनवरी में हुआ था तो मराठे जो है वो ठंड के अनुकूलता को समर्थन थे नहीं, अनुकूल नहीं थे ठंड के लिए। चलिए, हमने कोरोना की बात की। अभी हाल में ये कहा गया कि लगभग 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास देश में कोरोना के सेकेंड उसका लगभग पीक होगा, जिसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस, शायद 2 लाख के आसपास केसेस होंगे। और यही समय है जिस समय देश कुंभ, जो कि पूरी दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा समूहबद्ध होना है, उसे आयोजन। क्या हम एक बहुत गैर जिम्मेदार देश है? नहीं सर, गैर जिम्मेदार देश नहीं है। फिर कुंभ के बिना किसे क्या परेशानी है? अगर इतनी बुरी महामारी है तो कुंभ को रद्द क्यों नहीं कर दिया जा रहा? सर कुंभ, इसके कई आर्थिक पक्ष भी हैं कुंभ के आयोजित करने के। आर्थिक पक्ष मतलब फायदे या नुकसान? फायदे। क्या फायदे उनके कुंभ से? सर क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वो टूरिस्ट इतने सारा कोरोना लेके पूरी दुनिया में जाएंगे, देश में जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा? नहीं सर, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर प्रिकॉशन से ये रुकता होता उस तरीके से तो दूसरी वेव क्यों आती? सर दूसरी वेव तो डबल म्यूटेशन के कारण भी आ रही है। वो तो वहाँ जाएंगे तो एक और म्यूटेशन होगा। फिर अगर आपको निर्णय लेना हो, ये पूरी तरह से आपके निर्णय पर आधारित है, तो आप कुंभ होने देंगे या उसे प्रतिबंधित करेंगे? आपकी मानवता और आपका धर्म, इन दोनों के बीच टकराव। सर मैं पहले देखूंगी कि किस स्तर से कोरोना बढ़ रहा है, उसकी रेट क्या है। बता दीजिए। पीक होने वाला है, जिस समय कुंभ शुरू होगा देश में कोरोना का पीक होगा। दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, 14-15 अप्रैल। तो सर मैं रोक सकती हूँ। ठीक है प्रियांशी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं।